हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट करके टेस्ट। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे आरओ एआरओ का और यूपीपीसीएस के दोनों टेस्टों को सेपरेट कर दिया गया है अलग अलग। एक दिन आपको यूपीपीसीएस का टेस्ट मिलेगा, एक दिन आपको जो है आरओ एआरओ का टेस्ट मिलने वाला है। तो जैसा हमारा ट्रेंड रहता है कि हम हर एक जो एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस रखते हैं एक टेस्ट में। अभी जैसे लेटर ऑन जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो फुल टेस्ट आने लग जाएंगे। 50 क्वेश्चन रखने का रीजन ये होता है बिकॉज जो टाइम की बाउंडेशन है वो ना रहे, और यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो मेन फोकस होता है क्वेश्चन को एलोबरेट करने पे, एक्सप्लेन करने पे। सो दैट रिवीजन है, रिवीजन आपका अच्छे तरीके से बेहतरी के साथ रिवीजन हमारा जो है कंटिन्यूअसली होता रहे। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखते रहेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जो सारी चीजें हम शुरू करते हैं यहाँ पे आपको सारे जो इंडस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, शुरू करने से पहले आप जीएस उमर को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन है, इनमें से एक कथन है, दूसरा आर है, इनमें से यानी कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, कथन के बारे में देख लेते हैं। यदि पूंजी खाता धनात्मक है, इकोनॉमी से हमारा क्वेश्चन है, यानी कि पूछ रहा है पूंजी खाता धनात्मक है। अगर हमारा जो पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट है वो अगर धनात्मक है तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो देखो ऐसी बात नहीं है। अगर हम भुगतान संतुलन की बात करें तो पूंजी खाते की जो जो लेन देन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय अंतरणों से संबंधित होते हैं। इसमें इनफ्लो और जो आउटफ्लो होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अगर अंतर प्रवाह ज्यादा हो जाता है, देखिए यानी कि इनफ्लो अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इनफ्लो अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया और अगर जो आउटफ्लो है वो कम हो गया, ठीक है, तो जो पूंजी खाता होता है वो हो जाता है धनात्मक, पॉजिटिव होता है। और ये अच्छा संकेत नहीं होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि भाई जो एसेट्स हैं या फिर जो पूंजी की हम बात करें तो इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो या फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट से भी हम इसको जो है लिंक कर सकते हैं। तो अगर आउटफ्लो ज्यादा होता है, इनफ्लो कम होता तो हम इसको अच्छा मानते। तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो जो हमारा ए है, ए हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे आर की, ये रीजन की, धनात्मक पूंजी खाता भविष्य में देयता सृजित करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब पूंजीगत हो जाएगा, ये इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा, पूंजीगत खाता जो सकारात्मक हो जाएगा तो ये फ्यूचर में लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। यानी कि जो अगर अभी इनफ्लो जो आ रहा है हमारा वो हमें वापस भी तो करना है फ्यूचर में, तो ये जो है लायबिलिटीज यानी कि देयता सृजित करता है। तो हमारा जो आर है ये सही हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बनेगा कि ए गलत है और आर सही है, और ये हमारा डी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं यूपीपीसीएस में से, कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पर सिचुएटेड है। इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में, तो इन दोनों का मिलान करना है हमें। मिलान देख लेंगे। लेदर पार्क की बात करेंगे तो लेदर पार्क आपको आगरा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा हम बात करेंगे नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में मिल जाएगा ये आपको। और लेदर टेक्नोलॉजी ध्यान रखेंगे, लेदर पार्क है वो तो आगरा में मिलेगा, लेकिन जब लेदर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उन्नाव में मिलेगा। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी हमारा उन्नाव में मिल जाएगा। और बायोटेक हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार यूपीपीसीएस में आता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। बायोटेक जो पार्क है ये हमारा लखनऊ में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इनके ऑप्शन को मैच करेंगे तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा 4 3 1 2 करके जो है ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है 4 3 1 2। यानी कौन सा पार्क कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप इन चीजों को ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। अगला, खटीमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है। खटीमा शक्ति केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर। तो खटीमा शक्ति केंद्र की हम बात करेंगे तो ये हमें शारदा नहर पे मिल जाएगा। ठीक है, शारदा नहर यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। शारदा नहर के बारे में बात करें तो यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ भी ले के लॉन्गेस्ट जो कैनाल है, यानी कि लॉन्गेस्ट कैनाल होगी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर होगी वो कौन सी है, तो ध्यान रखना है वो हमारी शारदा नहर ही है। ये ऑप्शन भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि कभी भी कई बार क्वेश्चन में ये रिपीटेड मोड पर एग्जाम में यूपी के जो एग्जाम से उनमें आता रहता है। लंबाई की बात करेंगे इसकी तो लंबाई होती है 12,368 और जो है, और जो खटीमा केंद्र है ये शारदा नहर पर ही जो है स्थित मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। यानी कि जलीय अपरदन से, अपरदन यानी कि वायु अपरदन होगा, जलीय अपरदन हो गया, यानी कि वायु के द्वारा जो कटाव है वो, या फिर पानी के द्वारा कटाव है। तो यूपी का ऐसा कौन सा एरिया है जो पानी के द्वारा कटाव से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र होगा, सॉरी, जलीय पर्दन से, तो सीधी सी बात है जब जलीय पर्दन का मामला होगा तो सीधी सी बात है, यानी कि तराई वाला एरिया, नेपाल के तराई वाला एरिया, यानी कि नदियां वहीं पे ज्यादा है, पानी का फ्लो वहीं ज्यादा हो रहा है, तो सीधी सी बात है जो जलीय पर्दन है पर ज्यादा जो है हिमालय का जो तराई वाला एरिया है, नेपाल से जो सटा हुआ बॉर्डर है, वही वाला जो एरिया रहेगा सबसे ज्यादा पानी से पर्दन मिट्टी का वहीं पर हो रहा होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए सी। अगला क्वेश्चन, शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं शंक्वाकार टीले। देखो अगर शंक्वाकार की बात करें तो जो एक शेप होती है इस तरह से, जस्ट अ सेकंड, अगर हम शेप की बात करेंगे
तो जब हम इस तरह से कुछ ऐसे करके शेप बनाएंगे, ये वाली शेप बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं शंक्वाकार वाली शेप शेप बोलते हैं। तो ये जो इसे कॉनिकल भी बोल सकते हैं हम। तो जो कॉनिकल शेप वाले जो टेल हैं, टीले हैं, मिट्टी के जो टीले या रेत के जो टीले हैं, वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? बुंदेलखंड में, हिमालय के भाबर क्षेत्र में, गंगा मैदान में और बघेलखंड में। तो देखो बुंदेलखंड में तो पठारी वाला एरिया मिल जाएगा, हिमालय के भाबर में तो पानी मिल जाएगा, और गंगा मैदान में तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। तो बघेलखंड वाला जो एरिया है, बघेलखंड में जो संख्याकार टीले हैं वो बहुत बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर गलत पूछ रहा है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में हमें बताना है, इनमें से पूछ रहा है गलत इनमें से कौन से हैं। पहला, इसका विकास मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने करा था, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। दूसरे की अगर बात करेंगे तो यह 3 संकेतकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, ये इसके संकेतक बता रखे हैं, और मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर मध्य द्वारा इसके द्वारा ये संचालित होता है। तो देखो अगर इसकी बात करें तो 96 में शुरू होता है ये जो हमारा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है, और मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री के द्वारा शुरू होता है। इसमें जो तीन जो हम बात करेंगे, तीन इसके जो संकेतक हैं, तीन संकेतकों में एक तो जीवन प्रत्याशा आ जाएगा हमारा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा आ जाएगा, दूसरा शिशु मृत्यु दर आ जाएगा, और तीसरा जो है मौलिक साक्षरता का औसत होता है। ठीक है, तो या ना कि जो है गुणोत्तर माध्य द्वारा, तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि गुणोत्तर माध्य द्वारा। तो ये गुणोत्तर माध्य द्वारा नहीं, बल्कि इन तीनों का, देखो संकेतक यही है तीनों, लेकिन इन तीनों के एवरेज के द्वारा इसको हम निकालते हैं, ना कि गुणोत्तर माध्य के द्वारा। तो दूसरा हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि यहाँ पर सिर्फ गलत ही पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमें जो कोई भी संकेतक होता है, हमें उसके जो है कौन कौन से उसके आधार हैं, या फिर कौन कौन से जो इंडिकेशन है, उनको हमें संकेतकों को याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है हमें, और यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं पीआरआई से, हमारा जो स्थानीय सुशासन वाला चैप्टर है पॉलिटी का। यहाँ से ये क्योंकि जो थोड़े से ये जो अनुच्छेद हो जाते हैं हमारे, ये अनुच्छेद थोड़े से हार्ड, क्योंकि सब क्लॉज भी आ जाते हैं इसमें, तो इनको हमें बताना होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है, तो इस बारे में हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, देखो अनुच्छेद 243 एक ए के बारे में बात करेंगे, तो 243 ए जो यहाँ पर हम इनके नाम से देख लेते हैं एक बार, कि जिला योजना समिति है, जिला योजना समिति मिलती है हमें आर्टिकल 243 जेड डी में। ठीक है, तो जिला योजना समिति यानी इसका पहले का हो जाएगा जेड डी, यानी कि तीसरा हो जाएगा इसका। महानगर योजना समिति की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 जेड ई में मिलेगा। ठीक है, तो और ये इसका दूसरे का हो जाएगा जेड ई। ये नगर पालिका के लिए निर्वाचन की बात करेंगे तो ये निर्वाचन हो जाएगा 243 जेड ए में। ठीक है, नगर पालिकाओं के निर्वाचन यानी कि दूसरे का सी, ये यही मिल जाएगा जेड का ए में। और बचा हुआ लास्ट में राज्य वित्त आयोग का गठन मिल जाएगा 243 आई में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 243 आई, यहाँ पर एक नहीं है, ये आई आई मानेंगे हम इसको। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ऐसे, तो ध्यान रखेंगे 243 आई। ठीक है, ये सारी हो गए। अगर जब हम इनका मिलान करेंगे तो मिलान में मिल जाएगा हमें यहाँ पर जो कूट दे रखे हैं 3 4 2 1, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसको। लेकिन आपको सिंपल सा बस आर्टिकल से उनको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट था राज्य वित्त आयोग वाला। और चलिए अगला हम देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण। देखो भाई, मुद्रास्फीति को पहले जान लेते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको इन्फ्लेशन, और मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब होता है, यानी कि हमारा जो मुद्रा की वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाती है, मुद्रा की वैल्यू, और महंगाई हो जाती है। सिंपल सी बात ये है। वैल्यू कम कैसे हो जाती है, एग्जांपल के एनसीईआरटी के एग्जांपल की सहायता से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एग्जांपल यहाँ पर ये, मान लीजिए मैं आज सुबह सुबह जाके चाय ब्रेड लेने गया, और एक ब्रेड की पैकेट आज आ रही थी वो 10 रुपए में, और इसमें मुझे 8 ब्रेड मिल रहे थे। अब यही 8 ब्रेड की पैकेट मुझे अगले दिन उठ के मैं चाय के लिए जाता हूँ, तो यही 8 ब्रेड की पैकेट मेरे को मिलती है 15 रुपए में। तो हुआ क्या, यानी कि जितना उतना ही ब्रेड में खरीद पा रहा था, लेकिन पैसा मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन हो गई, जो मुद्रा में खर्च कर रहा था उस मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, इसलिए मुझे वो मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं कि मुद्रास्फीति के कारणों में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो विनिमय दर में सुधार नहीं होता, बिल्कुल एक्सचेंज रेट में तो कोई सुधार नहीं होता, ये सही है हमारा। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, एग्जैक्टली वही परचेजिंग पावर, इसमें कमी आ जाती है। जो 8 ब्रेड जो पहले मैं 10 में खरीद रहा था, अब मैं 15 में खरीद पा रहा हूँ, तो क्रय शक्ति कम हुई ना इसकी। स्थिर आय वाले वर्ग को हानि होती है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 50,000 रुपए महीने सैलरी आ रही है, उसकी वेतन आ रहा है, तो जब वो 8 रुपए का 8 ब्रेड की पैकेट 10 रुपए में ला रहा था, तब भी उसे इतने खर्च करने पड़ रहे थे, उसके तो पैसे इतने ही आ रहे थे। और आज उसे 15 रुपए
रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि सैलरी उसकी 50,000 ही आ रही है। ठीक है, तो यानी कि जो जिनकी जो स्थिर आय वाला वर्ग समूह उनको हानि होती है, ये भी सही है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो यही रीजन है हमारा कि हम 50 क्वेश्चंस लेते हैं, अदरवाइज बहुत आसान है कि हम भी 150 क्वेश्चन ले लेते और जल्दी जल्दी सिंपल सा बस आपको टिक लगा के आगे भागते जाते, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। बिकॉज मेरा मानना है कि टेस्ट लगाने का सिंपल सा जो एसेंस है वो तभी निकलेगा जब आप टेस्ट के एसेंस को उसके द्वारा रिवीजन उसके द्वारा आप कर पाएंगे। ठीक है, वही मोटो हमारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल करा गया? देखो भाई, सबसे पहले तो हम इनको तो देख ही लेंगे, राष्ट्रपति के जो हम इनको देख ही लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करा गया था वो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा कराया गया था। ये स्टार्टिंग में नहीं था मामला इनका। ठीक है, स्टार्टिंग में ये लोग शामिल नहीं थे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल कराया गया था। और वो 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है हम देखते हैं इनडायरेक्ट रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? उस निर्वाचक मंडल में अगर हम यूटीज की बात करेंगे तो यूटीज में से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी ही आएंगे, और यहाँ से भी सिर्फ जो इलेक्टेड लोग हैं यानी कि निर्वाचित लोग हैं वही आएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकित लोगों का कोई स्थान नहीं होता, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, हम बात करेंगे लोकसभा के जितने भी निर्वाचित लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, तो सभी वो वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं वो वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे ये दिल्ली और पुदुचेरी हो, यहाँ से कोई जो भी नामांकित लोग हैं उनका राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी स्थान नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब करा गया? काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरबीआई के अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, यानी कि आरबीआई को जब गवर्नमेंट एक तरीके से बनाया जाता है, इसको हम बोलेंगे, तो 1 अप्रैल 1935 वाली डेट होती है, तब इसका राष्ट्रीयकरण करा गया। और नहीं, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, इसीलिए देखो दो ऑप्शन यहाँ पर डाले गए कंफ्यूजन के लिए, जैसे मैं भी कंफ्यूज हुआ। 1 अप्रैल 1935 को तो स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, स्थापना में और राष्ट्रीयकरण की डेट में अंतर है। तो स्थापना तो होती है 1935 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण करा गया गवर्नमेंट के द्वारा आजादी के बाद 1949 में, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ना कि डी। 1935 में तो स्थापना होती है इसकी, और जबकि राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में, तो इस कंफ्यूजन से बचना है जो कि अभी हमें हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है ना? तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चलाई जा रही हैं, ऐसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक पर्टिकुलर पॉलिसी उठा ली गई है और उसके द्वारा हमें पूछा गया कि ये जो पॉलिसी है वो कौन से कार्यक्रम के लिए, यानी कि कौन सा आर्टिकल इसके द्वारा ड्रिवन होता है। ठीक है, तो देखो जब हम आर्टिकल बात करेंगे 44 की, तो इसमें तो हमारा यूसीसी वगैरह मिल जाता है। ठीक है, और ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, देखो मिड डे मील प्रोग्राम में क्या है, जब ये क्या है, पोषण स्तर यानी कि न्यूट्रिशन को संभाला जा रहा है यहाँ पर, है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो पोषण स्तर है उसको संभालने की, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है। तो हमारा जो आर्टिकल 47 है, हमारा आर्टिकल 47 क्लियरली बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे प्रयास करेगी, गवर्नमेंट का ये प्राथमिक कर्तव्य होगा कि जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनका पोषण स्तर, जीवन स्तर उठाने के लिए, लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। अब हम न्यूट्रिशन की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों की हेल्थ है वो बनी रहे, है ना। तो आर्टिकल 47 ही ये गवर्नमेंट को ये निर्देश देता है। ये आर्टिकल 47 जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं सारे डीपीएसपी से दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे तो भाग 4 में मिलेंगे हमें संविधान के, में 36 से 51 तक हमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इनको हम कोर्ट में जाके इनको मतलब एप्लीकेबल नहीं करा सकते गवर्नमेंट के द्वारा, बस गवर्नमेंट को एक निर्देश है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो योजनाएं बनाने के द्वारा इनको जो है एप्लीकेबल कराती है, इनको लागू करवाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इरडा की स्थापना के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य है? इरडा के संदर्भ में कौन सा असत्य गलत है? इरडा यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, तो इरडा के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। इरडा के बारे में अगर बात करें तो पहला ऑप्शन अगर हमारा देखेंगे गलत पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगी, तो ये पहला तो हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, मल्होत्रा समिति की जो है इसकी स्थापना करी गई थी, और स्थापना होती कब है? 2000 में, है ना। डेट ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे, 2000 में। और मल्होत्रा कमेटी, ये उनके द्वारा इसकी सिफारिश के आधार पर इसकी इरडा की स्थापना करी गई थी। दूसरा, ये शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो देखो भाई, इरडा शेयर बाजार के जो कार्यों को नहीं बल्कि बीमा, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी, है ना, शेयर बाजार को सेबी वगैरह देखती हैं। तो ये इरडा है वो बीमा के कार्यों को देखती है, ना कि शेयर बाजार को। तो दूसरा गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछ रहा है, तो केवल 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी केवल 2। अगला,
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब करा गया है ना। प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की बात कर रहा है यहाँ पर, ये प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे राजभाषा आयोग के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 344 हमें शक्ति प्रदान करता है संविधान का कि राजभाषा गवर्नमेंट राजभाषा आयोग का गठन करने के लिए कुछ उपबंध करेगी। और प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की बात करें तो बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम जो राजभाषा आयोग है, अध्यक्षता को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन करा जाता है। और अगर बात करें इसमें तो 1955 में इसकी जो है स्थापना होती है बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। 1956 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन स्थापना 1955 में होती है, ठीक। और इन्होंने अगर हम बात करें तो इसके जो इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर बीजी खेर जो आयोग आता है, इसी की सिफारिश के आधार पर भाषा जो एक्ट है 1963 ये जो है संसद के द्वारा पारित कराया गया था, जो कि राजभाषा संबंधी जितने भी प्रावधान है भारत में इसी के जो है आधार पर लागू होते हैं। अगला, निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखो यूपी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्कीम से पूछ लेगा या तो किस ईयर हुई है या क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, पहले कौन सी हुई थी बाद में कौन सी हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उनका सही क्रम लगाना है हमें। देख लेते हैं सारी योजनाओं को। जन धन योजना की हम बात करेंगे तो 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है, ठीक है, यानी कि अगस्त 2014 में शुरू होगी हमारी जन धन योजना है। यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 यानी कि जून 2015 में स्टार्ट होगा। मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे होंगे तो हमारा सितंबर 2014 में स्टार्ट होगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना की हम बात करेंगे तो अटल पेंशन योजना जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मई 2015 में स्टार्ट होगा, मई 2015 में। तो इस तरह जब हम इनका क्रम लगाएंगे तो क्रम में मिल जाएगा हमें 1 3 4 2 और 1 3 4 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं यूपी में, स्कीम से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन से पहले आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी। देखो भाई होता क्या है, 61वां संविधान संशोधन होता कब है, 61वां संविधान संशोधन कराया था गवर्नमेंट के द्वारा 1988 में। 1988 में ये काम करा गया था मतदान को लेके कि पहले जो वयस्क मताधिकार हुआ करता था 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 1988 के इसके बाद 21 वर्ष को घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। और एग्जैक्टली क्वेश्चन में घुमा के इनडायरेक्ट लैंग्वेज में वही पूछा जा रहा है हमसे, 18 वर्ष था पहले और 21 ये हमारा 61वां संविधान संशोधन होता है उसके बाद कर दी जाती है ये जो वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष उसको कर दिया जाता है। सिंपल सा बस इतना पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। चलो कथन कारण से अगला एक और क्वेश्चन है हमारा। कथन कह रहा है यहाँ पर, कथन के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं। देखो जब विकास के मामले में जब हम श्रेणियों की बात करेंगे तो एक तो होते हैं विकसित देश होते हैं जिनका विकास ऑलरेडी हो चुका होता है, एक होते हैं हमारे विकासशील देश जो कि अभी विकास की अवस्था में या फिर अभी विकास में लगे हुए हैं, है ना, इन प्रोग्रेस हैं, और एक होते हैं अविकसित, ठीक है, ये श्रेणी होती है। तो अविकसित या फिर अल्प विकसित को भी हम अल्प विकसित ही बोल सकते हैं अविकसित को। तो अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं, डेफिनेटली वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो सही हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफी ऊंचा रहता है, तो बिल्कुल सही बात है हमारा, ये सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूंजी उत्पाद अनुपात है ये बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, तो दोनों सही हो जाएंगे हमारे इसके। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या कर रहा होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बताया सो दैट कॉपीराइट इश्यूज ना हो। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं, अगर अब तक यहाँ पर आप देखे जा रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं ये सारे जो मुखर्जी नगर के मोस्ट एमिनेंट इंस्टीट्यूशन हैं जिनको आप लोग सबसे ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एज सच जो दृष्टि IAS है, ध्येय IAS है, GS वर्ल्ड है, यहाँ से मैं ये क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को टाइप करा के उसके द्वारा आपको कराया जाता है सो दैट कोई कॉपीराइट्स वगैरह के इश्यूज ना आए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस वही रहते हैं, ना कि इन क्वेश्चंस को मैं बना रहा होता हूँ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि क्वेश्चंस को मैं बनाऊं, हाँ बस क्वेश्चंस उठे वहां से होते हैं बस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखो ये सारी चीजों से बचने के लिए कॉपीराइट्स वगैरह से बचने के लिए ही ये नहीं कि डायरेक्ट स्कैन करके हम शुरू कर रहे थे जैसे पहले हम करते थे। तो ये सारे जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं इन्हीं एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के कराए जा रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। हाँ एक बात और है कि अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग की डिमांड हो तो इनका जो सॉल्यूशंस है वो भले ही मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर सकता हूँ 7 दिन के लिए, ठीक है, यानी कि 7 दिन में आप उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, उसके बाद वो डिलीट कर दिए जाएंगे सो दैट कोई इशू क्रिएट ना हो, सो दैट आपको भी पता रहे कि भाई कौन सा क्वेश्चन हम कौन से इंस्टीट्यूट से लिए जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस में मेंशन होती हैं सारी चीजें। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का अस्थायी सत्र वर्णन जो भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है, यानी कि एक अस्थायी वर्णन जो है भारत के कौन से भाग में लिया गया है, ठीक है।
तो भारत के संविधान में कुल उसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा पूरा अगर भारत का संविधान है तो उसे कुल 22 भागों में बांटा गया है भाई। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 395 मेन अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों की बात करेंगे तो टोटल 12 अनुसूचियां फिर 12 शेड्यूल्स हैं। इन्हीं में से जो अस्थायी प्रावधान है उनकी पूछ रहा है कि अस्थायी जो संक्रमणकालीन है यहाँ पर, ठीक है, ये संक्रमणकालीन लिखा हुआ है। संक्रमणकालीन और अस्थायी विशेष प्रावधानों का जो वर्णन करा गया है भारतीय संविधान में वो भाग 21 में करा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाग 21 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारा पीडीएस चलता है ना, जो हम गांव में देखते हैं, जो खाद्यान्न मिलता है, केरोसिन भी मिला करता था पहले, जो चावल चीनी गेहूं वगैरह जो प्रोवाइड कराए जाते हैं डीलर्स के द्वारा, उसे हम पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संचालन कराया जाता है। पीडीएस के बारे में हमसे पूछ रहा है कि किस किस के द्वारा इसका संचालन होता है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके इसको जो है, जस्ट अ सेकेंड, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हाँ 1 और 2 हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीडीएस की बात करेंगे तो दोनों, देखो इसमें होता क्या है, कहाँ कहाँ के कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन दोनों को हम जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल पीडीएस में क्या क्या होता है हम देखेंगे। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज की खरीद करती है किसानों से एमएसपी पर, ठीक है। तो मतलब परचेज करेगी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टोरेज भी करेगी। कहाँ, एफसीआई के जो गोडाउन्स होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, गोदाम होंगे जितने भी एफसीआई के, वहां पर स्टोर करेगी। तो खरीद और भंडारण होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके अंडर में। और अगर बात करें तो जो आवंटन है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, जो प्रशासन होता है, वो उसके द्वारा इसका जो है आवंटन कराया जा रहा होता है, ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, पीडीएस में जो हम देखेंगे राशन कार्ड में जो बीपीएल वाले लोग होते हैं, इनकी पहचान करके ये जो बांटने का काम है ये राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न समिति और आयोगों को उनके बनने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ समितियां दी गई हैं, केंद्र राज्य जो संबंध है उनसे संबंधित समितियां हैं। तो पुंछी आयोग की हम बात कर रहे होंगे, तो पुंछी आयोग की बात करेंगे तो 2007 में इसका हम गठन देख रहे होते हैं, 2007 में इसका गठन हो रहा होता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर होता है। राजमन्नार समिति की बात करेंगे तो 1969 में 1969 में राजमन्नार समिति का गठन होता है। तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट है इसके द्वारा, जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए इसका जो है गठन करा जाता है। सरकारी आयोग की बात करेंगे, काफी फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, कई बार पूछ लिया जाता है कि कब कब ये इसका गठन होता है, कब रिपोर्ट सौंपता है। तो 83 में इसका सरकारी आयोग का गठन होता है, और 5 साल बाद जो है 88 में ये अपनी रिपोर्ट दे देता है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। भगवान सहाय कमेटी की बात करेंगे तो भगवान सहाय कमेटी जम्मू कश्मीर में शिक्षा के विकास पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये जेएनके के लिए रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, सबसे पहले गठन किसका हुआ, सबसे बाद में गठन किसका हुआ, तो 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 4 3 1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है ना। राष्ट्रीय लघु बचत निधि इनमें से किसका भाग है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हैं, वो किसका भाग है, समेकित निधि का, सार्वजनिक खाते का, आकस्मिक निधि का, प्रधानमंत्री राहत का, ठीक है। ये इनमें से किसका भाग है। तो ये हमें भारत का जो सार्वजनिक खाता होता है ये हमें उसका पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1999 यानी कि 1999 में हमारी जो सार्वजनिक खातों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि है इसकी स्थापना करी जाती है, और ये भारत के सार्वजनिक खाता का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था कि उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संबंध, ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो है जन्म कुंडली है। तो देखो भाई, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रेम्बल पढ़ रहे होते हैं, तो जब भी हम प्रेम्बल पढ़ते हैं, मैं हमेशा ये चीज बताता हूँ प्रेम्बल से रिलेटेड, कि पॉलिटी में हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वहां से उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही वाली चीज है कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल को जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया है। तो जन्म कुंडली को मैं जब भी अपनी किसी क्लासेस वगैरह में किसी को याद कराता हूँ तो मैं सिंपल सी चीज ये बोल रहा होता हूँ वहां पे कि भाई जन्म कुंडली का सिंपल सा मतलब ये है कि मुंशी जी हैं, जो मुंशी जी चश्मा पहन के कॉपी पेन कुंडली लेके बैठे हुए हैं और वो आपकी जन्म कुंडली देख रहे हैं, ठीक है। तो जो के एम मुंशी जिनके द्वारा ये जन्म कुंडली प्रस्तावना को बोला गया था। तो ध्यान रखेंगे, मुंशी जी यानी कि चश्मा पहन के एक जो मुंशी जी होते हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपनी जन्म कुंडली देख रहे हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था, जो है प्रेमबल होता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को मूव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन से आय, पर्यटन से जितनी हमारी आय होती है देश में, यानी कि टूरिज्म से जो आय होती है इसको सम्मिलित करा जाता है, तो उसको कौन से प्रकार की जो आय है उसमें सम्मिलित करा जाता है? तो अदृश्य आय में, दृश्य आय में, अदृश्य निर्यात में और दृश्य आय में। तो देखो जो इंटरनेशनल जो टूरिज्म होता है उससे अदृश्य जो निर्यात होता है उसमें हम इसको जो है शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो कोई भी टूरिज्म होता है तो एक सर्विस सेक्टर का मामला होता है ये, ठीक है। और टूरिज्म होता है ऐसे ये हर जो टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, टूरिज्म बेस्ड जो इकोनॉमी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हाल ही में आपने जो मालदीव वाला एग्जांपल था वो देखा था, मोदी जी के बाद जो है मालदीव की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि भाई उनकी जो इकोनॉमी वो टूरिज्म बेस्ड ही है, ठीक है। और जब टूरिज्म ठप हो जाता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये जो टूरिज्म वाला मामला है ये आएगा अदृश्य निर्यात में, ठीक है। यानी कि दिख नहीं रहा लेकिन उस एक्सपोर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात ये, यानी कि सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, सिंपल सी बात ये जाननी है हमें। एनबीएफसी द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना क्या कहलाता है? जो एनबीएफसी के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो लीड बैंकिंग, सब्स्टिट्यूट बैंकिंग, विशेष बैंकिंग और प्रतिछाया बैंकिंग। तो जो है प्रतिछाया बैंकिंग को हम बोलते हैं आभासी बैंकिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। तो जो एनबीएफसी हैं उनके द्वारा प्रतिछाया बैंकिंग, जिसे हम आभासी बैंकिंग भी बोलते हैं, तो एनबीएफसी जब अपना परंपरागत वाणिज्य बैंकों के समान ही जो ग्राहकों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती हैं तो उसको हम जो है वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं या फिर प्रतिछाया बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। जब ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड कराने लग जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास एमपीडा, एमपीईडीए की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो एमपीडा की स्थापना के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। एमपीडा पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन तो अवेलेबल है ही नहीं, और यहाँ पर बात करेंगे हम दूसरे ऑप्शन में रख लेते हैं 19, पहला तो 1970 हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन की हम बात करेंगे तो 1972, 1972, और यही हमारा राइट आंसर है। 1972 में ही एमपीडा की स्थापना होती है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, जो बात करेंगे यानी कि जो समुद्री उत्पाद हैं उन समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के लिए, उसका बढ़ावा देने के लिए एमपीडा की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका जरूरी है, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो केरल के कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को बात करेंगे तो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना हुई थी। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, इसकी स्थापना कब करी गई थी? टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एफएसडीसी इसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी इसको हम बोल रहे होते हैं। इसकी स्थापना हम 2010 में देख रहे होते हैं, ठीक है। 2010 में हुई थी, और क्यों करी गई थी? तो भाई भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय क्षेत्र के जो विकास है उसको बढ़ावा, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बढ़ावा देना हमारा इसमें उद्देश्य होता है, उसी के लिए इसकी जो है स्थापना होती है। ब्लर क्यों हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलवार संत है? हिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा, जो भक्ति आंदोलन था उनमें से, ठीक है। तो हम देखते हैं अलवार संत होते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं, साउथ में दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन होता है। और नयनार होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं, ठीक है, हम ये पढ़ रहे होते हैं। नयनार होते हैं वो शिव के शिव की शाखा से होते हैं। तो ये जो संतों के नाम दे रखे हैं इनमें से अलवार संत कौन से होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर वेंकटनाथ, अप्पर, कुलशेखर और संबंदर। तो जो कुलशेखर जी हैं, यानी कुलशेखर नाम के जो संत होते हैं, ये अलवार जो वैष्णव धर्म की शाखा है, यहाँ से जो है अलवार संत हो जाते हैं कुलशेखर जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न जनजातीय विद्रोह में से किस एक को होल आंदोलन के उपनाम से भी जाना जाता है? देखो यहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, और ट्राइबल रिवोल्ट हमारे एग्जाम की जो दृष्टि है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्राइबल अगर जनजातीय आंदोलन की बात करूं तो मैंने स्पेक्ट्रम के द्वारा जो सिनॉप्सिस हैं, स्पेक्ट्रम से सिनॉप्सिस बनाए हैं, और सभी जो विद्रोह हैं, चाहे ट्राइबल विद्रोह हैं, चाहे तो आपका जो है किसान विद्रोह हैं, चाहे जन विद्रोह हैं, सभी से रिलेटेड एक एक बहुत छोटा सा वीडियो बना दिया है। उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स को बनाया है, ठीक है। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी, आप जाएंगे तो सारे जो विद्रोह हैं आप उनको बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। जब हम थ्योरेटिकल रूप में याद करते हैं उनको तो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। मैंने उनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं जीएस ह्यूमर चैनल पे ही, और वहां पर आपको जो प्लेलिस्ट उनकी मिली हुई है, आप जाके वहां के सारे जो जनजातीय विद्रोह हैं आप उनको वहां से देख सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पर होल आंदोलन का जो उपनाम है वो कौन से आंदोलन को दिया गया था? तो जो संथाल विद्रोह होता है, ठीक है, संथाल विद्रोह को होल आंदोलन के नाम से भी इसको नाम दिया जाता है। एक नया फैक्ट है, ये फैक्ट जगह नहीं मिल रहा होता है। तो संथाल विद्रोह के बारे में सारी डिटेल्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगी, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी क्वेश्चन की बात करेंगे तो आईटीसीजेड के बारे में पूछ रहा है, आईटीसीजेड के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, यह है 0 डिग्री पर, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे हमारा जो आईटीसीजेड है 0 डिग्री के ऊपर ही बनता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये विश्व पर स्थित उच्च दाब का क्षेत्र है, तो यही हमारा गलत हो जाता है, उच्च दाब का नहीं,
लो प्रेशर का एरिया होता है आईटीसीजेड, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। आईटीसीजेड जो होता है एक लो जो प्रेशर है वो एरिया होता है। दूसरा, दिसंबर में आईटीसीजेड 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री जो नॉर्थ के अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। तो देखो ये 20 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ 20-25 नॉर्थ साउथ की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो उत्तरी जो जुलाई के महीने में होता है, ये दिसंबर में ना कि दिसंबर में होगा, यानी कि गर्मी के टाइम पे होता है आईटीसीजेड इस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन से हमारे दोनों गलत हो जाएंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि केवल ना तो एक सही ना दूसरा सही, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बारिश के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जिसे उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। तो बारिश के नाम को पूछा जा रहा है हमें यहाँ पर कि कौन सा किस बारिश का नाम है। तो देख लेते हैं, डिटेल्स दी गई। इस वर्षा से केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में कॉफी के फूल खिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। कॉफी के फूल खिलते हैं उसको तो मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉर्वेस्टर और लू। तो देखो भाई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ कॉफी के फूल खिलते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉसम शावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लॉसम शावर इसलिए बोलते हैं कि जब ये बारिश होती है तो उस टाइम पर कॉफी के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए हम इसको ब्लॉसम शावर बोलते हैं। मैंगो शावर का मतलब होता है कि जो आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा कब होती है, तो जब ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते जब मानसून से पूर्व मानसून की जो बौछारें पड़ने लगती हैं, उस टाइम पर जो आमों के पकने के लिए जो है ये बारिश काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केरल और जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हैं वहां पर ये बारिश पाई जाती है, तूफानी वर्षा होती है, उसको आम्र वर्षा बोलते हैं, ठीक है। आम्र वर्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमों के पकने में ये जल्दी सहायक होती है। फूलों वाली बौछार हमने देख ही लिया, जो ब्लॉसम शावर है, कॉफी जल्दी जो यहाँ पर जो है पकने जो फूल खिलने लग जाते हैं। नॉर्'वेस्टर की बात करेंगे तो जो काल वैसाखी वगैरह हैं, जो कुख्यात हमारी जो होती है, तूफान होते हैं वेस्ट बंगाल वगैरह में, बंगाल में, तो उसको हम नॉर्'वेस्टर बोलते हैं। लू की बात करें तो जो गर्म हवा चलती है बहुत ज्यादा उत्तरी मैदान में, पंजाब से लेके बिहार तक जो शुष्क और गर्म पीड़ादायक हवा चलती है गर्मियों में, उनको हम लू बोल रहे होते हैं। चलिए, निम्न में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो कोच्चि बंदरगाह हमारा पहले ऑप्शन में, कोच्चि बंदरगाह या कई जगह कोचीन भी बोलते हैं हम इसको, तो ये हम इसके बात करेंगे तो इसको ये वेम्बनाड कैल के शीर्ष पे स्थित है और इसको अरब सागर की रानी के नाम पर ही जाना जाता है। अरब सागर की रानी के बारे में हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश हमारा, सॉरी, हमारा प्यारा भारत ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर हमें अरबियन सी मिल जाएगा, तो वेस्ट कोस्ट पर ही हमें ये जो कोचीन मिल रहा होगा यहाँ पर, और इधर हमारा जो पूर्वी तट है हमें यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पूर्वी तट, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगी हमें बीओबी, बे ऑफ बंगाल, इस साइड मिलता है हमें जो वेस्ट कोस्ट पे, यहाँ पर अरब सागर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको हमें ध्यान रखना है, बस सिंपल सा इसका जो पद नाम है इसको ध्यान रखना है, उपनाम हम बोल सकते हैं इसको, कि कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पुगा घाटी कहाँ पर स्थित है, पुगा घाटी काफी फेमस है, ठीक है, और लोग काफी यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो लद्दाख में आप समझ लीजिए, लद्दाख में पुगा घाटी में आप घूमने जा रहे हैं, तो पुगा घाटी है ये लद्दाख में उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। पुगा घाटी की बात करेंगे तो ये लेक जो साल्ट लेक घाटी है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, और चांगदांग घाटी है, चांगदांग घाटी में ही स्थित है हमारी जो पुगा घाटी है, ठीक है। तो चांगदांग जो घाटी है लद्दाख में, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसी के अंतर्गत हमें पुगा घाटी मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि दर की अवधि, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब सेंसस के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि जो भारत की जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है, यानी कि ना तो पॉपुलेशन बढ़ती है ना ही घटती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये वाला टाइम पीरियड कौन सा होता है, 1921 से लेके 1951 वाला टाइम पीरियड होता है। इस पर जनसंख्या वृद्धि दर वाला टाइम भी बोलते हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये पहली प्रावस्था थी। तो देखो 1901 से 1921 वाली जो प्रावस्था होती है, इसमें इस प्रावस्था में क्या होता है कि पहले तो वृद्धि जो होती है, जनसंख्या की वृद्धि की जो रुद्ध होती है, और स्थिर प्रावस्था इसको बोला जाता है। और इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जन्म दर भी ज्यादा थी, मृत्यु ज्यादा, लोग पैदा भी हो रहे थे, मर भी ज्यादा रहे थे। 1951 से 81 की हम बात करेंगे तो इसमें इस टाइम पे क्या होता है, मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाती है, और जनसंख्या होती है वो जो जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और जो चौथी प्रावस्था होती है 2000 के और 81 के बीच में, तो यहाँ पर होता क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर होती है और लेकिन जो ऊंची बनी रहती है, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो जनसंख्या की वृद्धि दर है डाउन होने लगती है। तो ये कुछ चारों प्रावस्थाएं सेंसस के रिगार्डिंग, जनसंख्या वृद्धि के रिगार्डिंग। निम्न राज्यों पर विचार करना है और 2011 के सेंसस के अनुसार उन्हें घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो भाई, पॉपुलेशन घनत्व के बारे में पूछ रहा है। पॉपुलेशन घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, उसके कम, उससे कम, उससे कम, ये क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो घनत्व हमें मिलेगा यहाँ पर, देखो डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो डेंसिटी की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो ओवरऑल अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो बात करेंगे अगर राज्यों के मामले में बात करेंगे, वैसे तो दिल्ली में मिलेगी, अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा मिलती है। यूटी और स्टेट के बारे में बात करेंगे तो 11,320 मिलती है हमें दिल्ली में। लेकिन अगर राज्यों में बात करेंगे डेंसिटी में, तो राज्यों में बिहार में मिलती है 1106 डेंसिटी मिलती है हमें। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर बिहार ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन में है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में मिलेगा हमें जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में 1028 डेंसिटी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये बीपीएससी जो सॉरी कई बार ऐसे बीपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, उनमें यूपीपीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, उनमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में डेंसिटी की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में मिल जाती है जी हमें 365, काफी कम है। यानी कि डेंसिटी का मतलब ये एरिया काफी ज्यादा है, और अगर कम है तो एरिया काफी मतलब काफी है और जनसंख्या कम है उसके कंपैरिजन में। केरल, केरल में अब अगर बात करेंगे तो 860 मिल जाती है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो 829 हो जाती है। तो इसका अगर हम जब आंसर ढूंढें यानी कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी मिल रही होगी हमें 2 3 4 1, यानी कि वेस्ट बंगाल में, फिर केरल में, फिर चौथा यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उस सबसे लास्ट में महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन बी हो रहा होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरू कहा जाता है। तो चावल की फसलों के बारे में, जो प्रजातियां हैं, चावल की किस्म हैं, उनके बारे में दरअसल पूछा जा रहा है। और ये तीनों फसल जो किस्में हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, तो ध्यान रखेंगे चावल और जूट के लिए जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हो रहा होता है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों जो किस्में हैं, औस, अमन और बोरो, इन तीनों को जो है यहाँ पर उगाया जा रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, यानी कि इनमें से महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है। वैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार और वंशधारा। ठीक है, तो इनमें से इन नदियों के बारे में बात करेंगे तो देखो देख लेते हैं एक एक से सारी नदियों को देख लेते हैं। पहली अगर हम वैतरणी की बात करेंगे तो उड़ीसा से इसका जो है उद्गम है। उड़ीसा का जो क्योंझोर है वहां से गुप्त गंगा पहाड़ियों से जो है निकलती है। इंद्रायणी की बात करेंगे तो इसी का उद्गम होता है हमारे महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में इसका उद्गम है तो लोनावला के पास सह्याद्री पर्वतमाला है, वहां पर कुरवंडे से होता है। लोनावला एरिया है ना महाराष्ट्र में, बड़ा अच्छा एरिया, आपने देखा होगा काफी सारे लोग वहां पर मतलब घूमने भी जाते हैं, काफी फॉग वाली कंडीशंस, वाटरफॉल्स वगैरह। यानी इंदिरा जो लोनावला वाला एरिया है घूमने के पर्पज से काफी अच्छा है वहाँ पे। और भीम नदी है, ये इसकी सहायक नदी हो जाती है इंद्रायणी नदी की। ठीक है, तो हमारा महाराष्ट्र में जो प्रवाहित होती है वो इंद्रायणी नदी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कनार नदी की बात करेंगे तो कनार नदी हो जाती है हमारी सोन नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है, और छत्तीसगढ़ में जो है ये फ्लो करती है। ठीक है, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। वंशधारा की हम अगर बात कर रहे होंगे तो वंशधारा के को हम देख चुके हैं। वंशधारा का इसका उद्गम है उड़ीसा के कालाहांडी से होता है, और ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, कहाँ पर, कलिंगपट्टनम के पास। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन था इसको लेके, इंद्रायणी, बी महाराष्ट्र। दो सूचियां दी गई हैं भाई, यहाँ पे कुछ धातु दी गई हैं और इनके अयस्क दिए गए हैं। इन धातुओं के अयस्कों को हमें मिलाना है कि कौन सी धातु का अयस्क कौन सा है, इन अयस्कों को हमें मिलाना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, इनके अयस्कों को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इन अयस्कों को ढूंढेंगे हम, तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो सबसे जो फेमस है बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम, यानी कि अयस्कों से ही हम इन धातु को निकाल रहे होते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए का हो जाएगा 4। तो अगर इन्हीं ऑप्शंस में ढूंढें तो एलिमिनेट करके ही हम इनको समाप्त कर देते हैं। डी ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन अगर हमें पता होता है, और सबसे सिंपल यही है इनमें, आयरन वाला भी सिंपल है और ये एल्यूमिनियम वाला भी सिंपल है। अगर हमें पहले का ही पता चल जाता है तो हम अपने क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं, बॉक्साइट सही हो जाता है हमारा। ठीक है, आयरन की बात करेंगे तो बी का हो जाएगा 3, यानी कि सिडेराइट। ठीक है, तांबा की बात करेंगे तो तांबा तांबा कहाँ से मिलेगा हमें, तांबा मिलेगा हमें मेलाकाइट से। और जिंक की बात करेंगे तो जिंक हो जाता है हमारा, जिंक जो है जिंक किस अयस्क से मिलेगा, स्पेलराइट से मिलेगा। तो इस तरह डी हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। कुछ जो प्रमुख धातु है ना, उन धातुओं के अयस्कों का, यानी कि कौन से अयस्कों से हमें प्राप्त होती है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी आज तबियत डाउन है, अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है तो प्लीज आप 1.5 करके भी स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। ये जो रॉक साइकिल है मैं अपने टेस्ट में कई बार आपको बता चुका हूँ, ये हमारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, और जो हमारी चट्टाने हैं, रॉक है, वहां से क्वेश्चन आता है। रॉक साइकिल की जब हम बात करते हैं, चट्टानों की बात करेंगे तो 3 प्रकार की बात कर रहे होते हैं। पहला तो होता है हमारा आग्नेय चट्टान है, जो निकलती कैसे है, जिनका निर्माण कैसे होता है,
पृथ्वी के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ है, जो जिसे हम लावा और मैग्मा बोलते हैं, तो जब वो पृथ्वी पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है और जम के कठोर हो जाता है, उससे बनी हुई चट्टानें होती हैं, उनको हम जो बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। दूसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों के बारे में आपको बात करूं तो जो पृथ्वी पर जो अवसादों के द्वारा इकट्ठे होने के द्वारा, मान लीजिए यही जो इग्नियस रॉक्स थी, इसी में अपर्दन इरोजन होता है और एक जगह इकट्ठे होकर और ज्यादा प्रेशर और से लगने के बाद ये सुगठित हो जाती है और इनको बोलते हैं हम अवसादी चट्टानें। कोयला ऐसा अवसादी चट्टानों का ही एग्जाम्पल होता है। तीसरा आता है हमारा कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर अधिक होने के कारण और प्रेशर अधिक होने के कारण ये जो दोनों ऊपर वाली जो चट्टानें थी, इनके जो मूल गुणधर्म है इनमें परिवर्तन हो जाता है और ये कायांतरित अपना रूप बदल लेती हैं, इनको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। जैसे हम बात करेंगे तो जो हमारा जो चूना पत्थर है, इस पर जब टेम्परेचर और जब प्रेशर ज्यादा लग जाता है तो ये संगमरमर में चेंज हो जाता है। इसी कायांतरित चट्टान के एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जो क्वार्ट्जाइट है ये हमारा कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। देखो आग्नेय के जो ग्रेनाइट है हमारा, ये इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हो जाएगा, जो हमारा लावा बाहर निकल के आता है उसके ठंडा होने से बनता है, इसको मैंने आपको बता दिया था। अवसादी चैलों सैलों में मिल जाएंगे हमें चूना पत्थर है, शेल है, ये सारे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, पेगमाइट है, तो ये हमारा पेगमाइट हो जाएगा अवसादी का। बालूकाष्म की हम बात कर रहे हैं तो बालूकाष्म अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो शायद सैंडस्टोन है, ये इसको सैंडस्टोन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बालूकाष्म हम इसको बोलते हैं सैंडस्टोन, ये भी हमारा अवसादी का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक, और कायांतरित हमसे पूछ रहा था यानी कि क्वार्ट्जाइट है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दो हैं यहाँ पे और अनुच्छेदों के बारे में मिलान करवा रहा है कि इंपॉर्टेंट कौन से अनुच्छेद हैं, इनको हमें मिलान करना है। तो इन अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं भाई। पहला जो हमें दे रखा है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो ये राज्यपाल को सहायता देने के लिए, यानी एक हो जाएगा दूसरा। दूसरा आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपालों के बारे में इसका प्रावधान करा गया है, तो बी का हो जाएगा 3। आर्टिकल 169, तो 169 तो बहुत फेमस है, हर किसी को पता होता है, तो जो राज्यों में विधानसभा का उत्साधन और जो यानी कि जो संसद के द्वारा राज्यों का विधान परिषद का बनाना और उसको समाप्त करना होता है। आर्टिकल 172 में तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बताया गया, यानी कि डी का हो जाएगा 4। इस तरह जब हम इनका मिलान कर रहे होंगे तो मिलान के लिए यानी कि जो 71 है, 71 के लिए हमें मिल जाएगा राइट ऑप्शन। हम देख लेते हैं तो ए का इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा हमें सी। ठीक है, सी हमारा राइट ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि क्या है ना, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं ये यूपीपीसीएस का ट्रेंड बन गया। अब अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, पीवाईक्यू को भी हमने पीवाईक्यू को हमने सब्जेक्ट वाइज कवर करा रखा है सीजीएस ह्यूमर चैनल पे। आप अगर पीवाईक्यू का रिवीजन करना चाहें तो वहां से जाके कर सकते हैं। पीवाईक्यू में आप देख रहे होंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू में जो आर्टिकल्स है उनको डायरेक्ट नहीं पूछता, ज्यादातर उनका जो है मिलान करने के लिए पूछ रहा है। हर एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है आर्टिकल से। सीएजी के बारे में पूछ रहा है, सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा कथन सही है, सीएजी के बारे में ये चीज देख लेते हैं। तो सीएजी के बारे में हम देख लेंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा सीएजी के लिए, तो देख लेते हैं। राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को सीएजी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करा जाता है। देखो भाई यहाँ पर यही झोल दिया गया है। यूजुअली हम जब देख रहे होते हैं तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला सही नहीं है, क्योंकि जब जो राज्यों के, देखो जो सीएजी है ना, ये ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग करते हैं राज्यों की, दोनों दोनों चीजें करते हैं राज्यों की। तो राज्य केंद्र दोनों की जो है प्रतिवेदनों को ये देखते हैं। लेकिन जब राज्यों की प्रतिवेदन को देख रहे होते हैं तो उस रिपोर्ट को ये राज्यपाल को दे रहे होते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। और राज्यपाल उसको जो है विधायिका में यानी कि विधानमंडल वगैरह में रखवाते हैं फिर, है ना। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन, सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सीएजी के जो रिमूवल की प्रक्रिया है, जो नियुक्ति की बात करेंगे तो जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, रिमूवल उसी रीति से हटाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उन पर जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है संसद के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। तो दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा सही पूछ रहा था, पहला गलत है, दूसरा सही होगा, केवल दूसरा सही होगा। और ये आई थिंक केवल दूसरा सही मिलेगा हमें। हाँ एग्जैक्टली दूसरा डी ऑप्शन में ही हमें केवल दूसरा सही मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे विधान परिषद के बारे में नहीं। तो देखो विधानसभा की ऑलमोस्ट स्थिति उसी तरह से होती है जिस तरह से केंद्र स्तर पर जो लोकसभा की स्थिति होती है। तो यानी कि आप लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनसे कंपेरिजन कर सकते हैं राज्य के विधानसभा के जो है अध्यक्ष का। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, यदि अध्यक्ष विधानसभा का रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर जो व्यक्ति अध्यक्ष पद पर तैनात है और वो विधानसभा का सदस्य ही, उस पर सदस्यता ही समाप्त हो जाती है, तो उसकी जो है वो एज अध्यक्ष भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला सही हो जाएगा। जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब ऐसा कोई संकल्प सदन में आ रखा हुआ है कि भाई हमें जो भी व्यक्ति स्पीकर है, जो भी व्यक्ति अध्यक्ष है विधानसभा में, उसको हमें हटाना है, तो उस टाइम पर हम देख रहे होंगे, उस टाइम पर वो व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर रहा होगा। इवन
दैट्स नहीं, जब वो कास्टिंग वोट जो हम देखते हैं, यानी कि जो निर्णायक मत दे रहे होते हैं, तो वो निर्णायक मत भी उस टाइम पर नहीं दे सकते। दोनों सही हो जाएंगे, ए जो पहला ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो पहले ही ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मंडल आयोग। मंडल आयोग के द्वारा ही जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन था, 27% रिजर्वेशन की अनुशंसा के द्वारा करी गई थी। मंडल कमीशन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसकी जो है स्थापना करी गई थी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इनकी अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ये जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन होता है मंडल कमीशन। इसकी जो गठन की बात करेंगे तो 1979 वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पर हम इसके गठन की बात करेंगे। और ओबीसी की पहचान करना इसका उद्देश्य था, इसको यही काम दिया गया था। इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट में अपना बताया था कि भारत में लगभग 52% है वो ओबीसी, जो अगर ओबीसी की बात करें, इनके अगर इनके प्रतिशत की बात करें पूरे भारत में, तो लगभग 52% ओबीसी भारत में उपस्थित है, ठीक है। और उन्होंने जो बात बताई थी कि ओबीसी के लिए हम जो रिजर्वेशन देंगे वो 27% की जो है इनके द्वारा सिफारिश करी थी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने इसको लागू करा था, ठीक है। तो मंडल कमीशन के बारे में जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख ली। हंटर कमीशन की बात करें तो 1882 में इसका उद्देश्य होता है, और जो शिक्षा की स्थिति है ब्रिटिश भारत में उसके लिए बताया गया था। सरकारी आयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राज्य संबंधों के आधार पर 83 में इसका जो है गठन होता है। कोठारी आयोग की हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग होता है, जो कि 1964 में इसका गठन कराया जाता है। नेहरू जी की अध्यक्षता में इसका जो है गठन कराया गया था। अगला, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। तो देखो, भारत चुनाव निर्वाचन आयोग, ये तो आर्टिकल 324 में नगर पालिका के जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो हमें इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो हमारा जो अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 314 में हमारा जो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में जो है चीजें बताई जाती हैं, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इन आम चुनावों को करवाता है। लोकल इलेक्शन से भारत निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं होता। नगर पालिकाओं के जो चुनाव करा रहा होता है, तो जो मतदाता सूची होती है आप उस पर क्लियरली लिखा देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनको जो है कंडक्ट कराया जा रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाई मनी बिल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। मनी बिल के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, मनी बिल क्या है। आर्टिकल 110 में इसके बारे में हमें जो है संविधान में बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है आर्टिकल, तो ध्यान रखेंगे। अरे ये पेन क्यों इश्यू दे रहा है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो आर्टिकल हमारा 110 है, ठीक है, आर्टिकल 110। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, पेन को थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ 110 आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल के बारे में बताया जा रहा होता है। कुछ प्रावधान होते हैं, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मनी बिल के बारे में ध्यान रखेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत कराया जा सकता है, वो भी एक मंत्री के द्वारा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा इसको प्रस्तुत नहीं कराया जा सकता। दूसरा गलत हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार करा जा सकता है। दो को भाई अस्वीकार नहीं करा जा सकता। ये राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन टाल सकती है इसको, और कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो लोअर हाउस होता है सिर्फ उसी में इसको प्रेजेंट कराया जा सकता है। तो अगर इस बारे में हम बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो जो है, हाँ, ना तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मनी बिल के बारे में सिंपल सी बात यही है कि मनी बिल के बारे में ज्यादातर जो पावर्स हैं वो ज्यादातर पावर्स लोकसभा के पास ही हैं, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से, है तो फैक्चुअल लेकिन हर कोई याद नहीं रखता। तो दलित अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, पहला दलित अध्यक्ष कौन सा होता है? तो ज्यादातर लोग काशीराम जी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। जीएमसी बाल योगी जी हैं, पहले दलित अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा के। किस टाइम पीरियड पर? टाइम पीरियड भी हम जान लेंगे, 1988 का जो 1998 का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड पर ही जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और ऐसा करने वाले लोकसभा के 12वीं लोकसभा होती है इस टाइम में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बनते हैं, ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो देखो भाई हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तो पहले तो आप देखते हैं AK गोपालन केस में जीवन जीने का अधिकार है, उसकी हम देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मेनका गांधी केस देख रहे होते हैं, उनमें जो है ब्रॉड काफी जो है व्याख्या करी जा रही होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीवन जीने के अधिकार की। तो यहाँ पर इस केस में हम देख रहे होते हैं कि आर्टिकल 21 में, यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है, इसको बहुत व्यापक बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें बहुत सारे जो अधिकार हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल 21 का हिस्सा नहीं है,
ठीक है, तो देखो आश्रय का अधिकार 21 के अंतर्गत आएगा, विदेश यात्रा करने का अधिकार भी आएगा, निष्पक्ष सुनवाई का। लेकिन जो आत्महत्या का अधिकार है भारत में मूल अधिकार के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता भैया, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल आत्महत्या का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आएगा। 21 के अगर मैं आपको कोर्ट की इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश करूं तो जो जीवन जीने का 21 के तहत उसमें प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, या फिर राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामीवाद आया था, पुट्टा स्वामीवाद में बताया था कि जो निजता का अधिकार है मूल अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। विदेश यात्रा देख लिया हमने, आश्रय का अधिकार देख लिया, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध, यानी कि आप किसी व्यक्ति को अकेले एक कारावास में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, डॉक्टरों की सहायता पाने का, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, बच्चे के समग्र विकास का, शिक्षा का, विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा का, बहुत ज्यादा ब्रॉड जो है इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा जो है अधिकार की, जीवन जीने के अधिकार की करी गई थी। तो आत्महत्या का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषता कहां से ली गई है ना, यानी कि राज्यों की परिषद कौन सी, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। राज्यों की परिषद का मतलब यहाँ पर राज्यसभा के बारे में बोला जा रहा है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो हमने कहाँ कहाँ से किन किन चीजों को, तो हम जानते हैं हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इस भारतीय संविधान को हमने विश्व के बहुत सारे देशों की विशेषताओं को मिला के मिक्स करके बनाया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो राज्यसभा में जो नामांकन है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, यानी कि हमने आयरलैंड से ही राज्यसभा में नामांकन लिया है और यहीं से हमने डीपीएसपी को भी लिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगर हम यूएसए से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लिया है हमने यहाँ से फंडामेंटल राइट को, जुडिशियल रिव्यू को, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पद को, यहाँ से बहुत सारी चीजों को लिया है। कनाडा से जो संघीय व्यवस्था हमने उसको लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो समवर्ती सूची और जो ज्वाइंट मीटिंग, यानी कि जो हम लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक देख रहे होते हैं, इनको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी हमने थोड़ी थोड़ी देख ली, तो सी इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी कि राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर है, हम देखते हैं ना कि राष्ट्रपति की जो ताकतें हैं, कार्यकारी, विधायी, क्षमादान की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, तो इनमें से जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं उनके बारे में हमसे पूछ रहा है, तो उनके संबंध में कौन से सही है। पहला, धन विधेयक केवल इनकी पूर्वानुमति से ही संसद में पारित कराया सकता है, बिल्कुल सही बात है। अभी आर्टिकल जब हम 110 पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर हमें ये भी जानना था कि भाई जो धन विधेयक है इसको पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त हो जानी चाहिए, और यही कारण है जब ये बाद में राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है तो राष्ट्रपति इसको जो है वापस नहीं करते, क्योंकि पहले ऑलरेडी अनुमति दे चुके होते हैं, तो सिंपल सा साइन करके आगे बढ़ा देते हैं। पहला सही। दूसरा, इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं करी जा सकती, बिल्कुल सही बात है। अनुदान की मांग यानी कि जब भी हम कोई बजट या पैसा निकाल रहे हैं संचित निधि वगैरह से, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है हमें, तो दोनों सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आर्द्रता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो ह्यूमिडिटी है उसके संबंध में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्द्रता के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला, निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा ये सही हो जाएगा। यानी कि वायु की एक जो यूनिट है उसमें उसमें उपस्थित यानी कि जो वाटर वेपर है उसका भार हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक। तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस बारे में, ठीक है। दूसरा, महासागर के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है, ये कैसी, ये तो एकदम अपोजिट बात हो गई ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। भाई आर्द्रता वाटर वेपर है, ठीक है, आर्द्रता है क्या, यानी कि जल वाष्प है, और जल वाष्प कहाँ होगा, जहां पानी होगा, यानी कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है, जल वाष्प वहीं उपस्थित होगा जहां जो एवापोरेशन हो रहा होगा, जहां पर जो है वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड, तो जब सीधी सी बात है सबसे ज्यादा वाष्पीकरण सागर की सतहों के ऊपर हो रहा होगा, ज्यादा जल वाष्प भी वहीं पे होगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा कूट अक्षर उष्ण कटिबंधीय मानसून का जो है प्रतिबंध करता है ना। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय मानसून के बारे में पूछ रहा है, और जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। तो जो यहाँ पर हमें पूछ रहा है उष्ण कटिबंधीय जो मानसून है उसका प्रतिबंध तो इनमें से कौन सा अक्षर करेगा, तो ए एम है ना। जो ए एम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपने आप में बहुत मतलब हो जाता है, मतलब काफी डिटेल में हो जाता है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय जो मानसून है इसका प्रतिनिधित्व करेगा ए एम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए एफ की बात करें तो यहाँ पर ए एफ बोलता है भाई उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, यहाँ पर मानसून में तो ए एम आएगा, लेकिन ए एफ में आएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आगे और इन दोनों को भी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, तो अगला है यहाँ पर बी एस एच, तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेप ही आते हैं इसमें बी एस एच में। और सी एस की अगर हम बात करेंगे तो भाई सी एस में भूमध्य सागरीय आ जाते हैं, मेडिटेरियन।
यानी कि ये डिनोट करके इनके द्वारा ये है इसका जो यूज करा गया था इनमें, है ना। निम्न में से कौन सी गैस या फिर गैस है ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से जो GHG हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में अब मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे आप, यानी कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि मीना का जलवा, ठीक है। ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, मीना यानी मीना कोई स्त्री है, उसका जलवा बिखरा हुआ है उसने अपना, तो मीना का जलवा, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मीना यानी कि मीथेन, और ना स्टैंड्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, का स्टैंड्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा यानी कि जलवाष्प। तो सारे ही ये जितने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीना के जलवा में ये सारी चारों गैसेज आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वैसे 50 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 50 क्वेश्चन का ही हमारा ये एक टेस्ट होता है इसमें। रेशम कीटों के पालन को कहा जाता है, देखो बहुत सारे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, यूपीपीसीएस का फेवरेट पोर्शन है ये, कि किसके पालन को क्या बोला जाता है। तो जो रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एपीकल्चर यानी कि जो मधुमक्खियों का पालन होता है वो। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें जो बागवानी फसलें होती हैं उनका। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, इसमें 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हमारा कम भी रह जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में जो सही स्टेटमेंट है हमें ये जानना होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम सही स्टेटमेंट देख रहे होंगे, तो देख लेते हैं भैया। ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। जो है माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो इनमें कोशिका वृद्धि का अभाव होता है, और ऐसी बात नहीं कि प्राणी और पादप दोनों के लिए रोग का कारण बन सकते हैं, पहला हो जाएगा गलत। दूसरा, ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका वृद्धि का पूर्णतः अभाव होता है, बिल्कुल अभी जो मैं बता रहा था वही चीज है, कोशिका वृद्धि यानी कि जो हम बात करेंगे सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल, सेल वॉल ना तो जो जीवधारी हैं हम लोगों हैं जीवों में नहीं होती, ये सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में होती है, पादपों में, ठीक है। तो केवल बी यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो टेस्ट होता है, इस वाले टेस्ट में आपको ध्येय आईएएस और जो दृष्टि आईएएस है, इसके जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपकी संतुष्टि के लिए। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप चाहे तो क्वेश्चन को वहां से भी देख सकते हैं, डिटेल में जो सॉल्यूशन है वहां से भी पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब कुछ रहा इस बारे में, पूरे टेस्ट के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मतलब विनती भी है मेरी आपसे, एक जो टेस्ट है कई घंटों में जाके प्रिपेयर होता है। आप सोचिए कि एक वर्ड को टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो आपसे जस्ट यही बोलूंगा मैं अंत में कि प्लीज ये उम्र को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय।